ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा हम टीवी पर कर रहे हैं, काफी कुछ बातें हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और उनका कॉल्स भी हम ले रहे हैं। तो नीता हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीता, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे ना मतलब 1 साल 2 साल पहले टीबी हुई थी। जी हाँ। तो मैंने ना 7 महीने की दवाई ले ली थी। जी हाँ। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल, बलगम की जांच करवाई ना। जी हाँ। फिर उसके 1 साल भर बाद मुझे फिर से खांसी शुरू हुई। जी हाँ। तो एक प्राइवेट वो था अस्पताल, उसमें जांच करवाई ना। जी हाँ। तो डॉक्टर ने एक अलग तरह की जांच की थी। उन्होंने हाथ में एक इंजेक्शन लगाया था जी हाँ। और कहा था कि बाद में 2 दिन बाद आके दिखाना। तो मैंने वो दिखाया तो वहाँ पे एक निशान सा पड़ गया था। जी हाँ। तो उस डॉक्टर ने कहा कि आपको फिर से टीबी हो गई है। ओके। तो फिर मैंने उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर ने फिर से बलगम के टेस्ट बताए थे और एक्सरे। जी हाँ। मैंने जब वो करवाया ना तो वो सरकारी डॉक्टर कहते हैं कि ये टीबी नहीं है। और ये जो चेकअप उस डॉक्टर ने किया था ये तो छोटे बच्चों के लिए होता है। जी हाँ। जी नीता जी, ऐसा है कि जो आपने इंजेक्शन के थ्रू जो जांच कराई थी उसको हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट कहते हैं। इसमें हम एक छोटा सा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का एक निष्क्रिय रूप को हम डालते हैं अब किसी भी पेशेंट में और देखते हैं कि बॉडी का रिस्पॉन्स, किसी शरीर का रिस्पॉन्स उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इंजेक्शन के बाद कैसा आ रहा है। अगर आपका उसका जांच पॉजिटिव भी आ जाए, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस ही है। हमारे भारत में जहां पर काफ़ी ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस है, 90% लोगों में वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपने जो बाकी उसके बाद जो जांच कराई, जिसमें कि आपने बलगम की जांच कराई और अगर वो नेगेटिव आया, आपने छाती का एक्सरे कराया वो भी नेगेटिव आया, इसका मतलब कि 90% ये आप श्योर मान सकते हैं कि आपको फिलहाल ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। आप निश्चिंत बैठे अपने खाने पान पे ध्यान दें, पौष्टिक आहार लें, जिससे आपकी सेल्फ बॉडी की इम्यूनिटी, आपकी शरीर की इम्यूनिटी काफी अच्छी रहे और आपकी बॉडी इस ट्यूबरकुलोसिस से लड़ाई कर पाए। जी, इससे लड़ सके। राजीव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजीव, रखे अपना सवाल। जी हाय। जी हाँ, बोलिए। जी डॉक्टर, मुझे ना 1 साल पहले की मतलब लास्ट अप्रैल में। जी हाँ। जी। तो 7th मंथ का मेरा ट्रीटमेंट हुआ था उस टाइम पे ना। तो उसके बाद मतलब जितने भी टेस्ट हुए थे आईपी फेज 1 के बाद, जी हाँ। वो भी नेगेटिव आए थे और फिर 2 महीने बाद टेस्ट हुए थे वो भी नेगेटिव आए। जी हाँ। मगर अभी 1 महीना पहले मुझे दोबारा से कुछ प्रॉब्लम हुई थी ऐसे ही। तो चेस्ट एक्सरे कराया तो उसमें मुझे मतलब टीबी आई थी एक्सरे। अच्छा, और बलगम की जांच? मैं ले रहा हूँ। जी, बलगम की जांच क्या आई थी आपकी? नहीं, बलगम की तो नहीं कराई थी, एक्सरे था, मतलब एक्सरे क्लियर था, डॉक्टर ने बोला था। अच्छा। तो अभी मैं प्राइवेट ट्रीटमेंट ले रहा हूँ 24 और रेविट वगैरह आया है बाकी। तो आपने वापस अभी टीबी की डॉट्स सेवा शुरू कर दी है? नहीं, डोज नहीं ले रहा हूँ, पहले डोज ली 7 मंथ की। जी हाँ। और अभी प्राइवेट 84 जो होती है ना, 84 रेविट और एक और ऑक्सोलिनेशन। ओके, इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर ने पहले से मान के रखा है ये कि आपकी जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो शायद आपको काम नहीं कर रही हो। तो आपने जो जांच कराई थी, आपने बस चेस्ट एक्सरे कराया था। अक्सर हम जो फेफड़ों की टीबी के लिए एक बलगम की जांच भी वापस करवाते हैं। बलगम की जांच ट्यूबरकुलोसिस के लिए सबसे बेहतरीन जांच है और अगर ये पॉजिटिव हो मतलब अब ट्यूबरकुलोसिस है। फिलहाल जब आप कह रहे हैं कि आपकी बलगम की जांच नहीं हुई है और आपको अभी एक्सरे से ही आपकी डॉक्टर ने ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग शुरू कर दिया है, तो मेरी गुजारिश आपसे बस यही है कि आप अभी जो आपकी दवाई शुरू हुई है इसको आप अच्छी तरह से कंटिन्यू रखें, इसकी एक भी डोज ना लें। बात मानिए मेरी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ट्यूबरकुलोसिस कभी कभी पहले बार होने के बाद दोबारा भी हो जाता है और 4 से 5 साल बाद अगर आपकी इम्यूनिटी वापस थोड़ी सी भी कमजोर हो तो हमारे जो पहले दवाई लेने के बाद दवाई जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो बस निष्क्रिय होते हैं, वो मरते नहीं है और बाद में रीएक्टिवेट, मतलब ये वापस ये सक्रिय होकर आपको ट्यूबरकुलोसिस करा सकती है। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वापस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग लें और इसकी पूरी तरह से 6 या 9 महीने की आप इसकी दवाइयां खत्म करें। जी, घबराएं ना और सावधानी बरतें, दवाई पूरी लें, परहेज रखें तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बंसीलाल एक कॉलर हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरे को ना सर्दियों में जैसे सर्दी आती है ना जी। जी हाँ। तो मेरे को खांसी हो जाती है लेकिन वो ठीक नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल से ठीक होती है। आपको उस समय सांस की भी कष्ट होती है? सांस में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सांस की प्रॉब्लम होती है। आपने कभी इसके लिए छाती का एक्सरे करवाया है? हाँ, छाती का एक्सरे कराया था जी, ये सर्दियों में कराया था पिछली बार। तो उसमें क्या कुछ पॉजिटिव आया था? आपके डॉक्टर ने क्या बताया आपको? उसमें नॉर्मल आई जी रिपोर्ट। नॉर्मल आई थी। आपको ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ ठंड के मौसम में होता है? हाँ, ठंड के मौसम में होता है। कुछ बलगम भी निकलता है साथ में? हाँ, बलगम आता है जी। बलगम के साथ कभी खून आया है? नहीं, खून नहीं आया कभी सर। और बाकी के समय आप साल के बाकी के समय बिल्कुल ठीक रहते हैं?
अब बाकी दिनों में ठीक रहते हैं, जुकाम भी रहता है इसके साथ। जुकाम भी होती है। देखिए अक्सर जब जुकाम भी हो आपको और खांसी भी हो तो हो सकता है ये ट्यूबरकुलोसिस ना हो। अब ठंड के मौसम में थोड़ा सा और एहतियात रखें, अपने आप को ठंड से बचाएं, मफलर पहन लें, अपने कानों को ढक के रखें। तो और इसके साथ अगर उस समय अगर आपको बलगम आ रहा है, प्लीज मेरा ध्यान फिर से वापस सुनिएगा, ठंड के समय जब आपको बलगम आ रहा है उसकी जांच आप एक सरकारी अस्पताल में डॉट सेंटर में जरूर से करवा लें। अभी आपको नहीं आ रहा है बलगम, इसके लिए आप ना घबराएं, पर ठंड के मौसम में अगर आपको बलगम आता है उसकी जांच ट्यूबरकुलोसिस के लिए जरूर से दे दें। जी तो जांच जरूर से करें। डॉक्टर साहब कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन एक सवाल, क्योंकि ये हर कोई जानना चाहता होगा, किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होने के चांसेस हैं इस बीमारी के? जी जैसे मैंने बताया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ट्यूबरकुलोसिस होने का खतरा सबसे ज्यादा बच्चों को होता है। जी 6 साल के कम के बच्चे अगर किसी ट्यूबरकुलोसिस के ग्रस्त मरीज के अगर आसपास अगर रहें उनको काफी ज्यादा डर होता है। साथ में किसी को अगर कैंसर हुआ है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी सी कम हो जाती है तो उनको भी काफी खतरा होता है। इसके साथ कुछ लोग जैसे स्टेरॉइड्स का उपयोग करते हैं किसी या फिर किसी दूसरे रोग के लिए, अगर आप स्टेरॉइड्स का उपयोग करें आपको भी ट्यूबरकुलोसिस का डर जाता है। साथ में आजकल भारत में HIV एड्स का जो है काफी ज्यादा प्रचलन हो गया है। इसके एड्स या HIV से भी लोग जो ग्रस्त हैं उनको भी ट्यूबरकुलोसिस की खासा डर होता है। जी उनको भी इसका डर होता है। हविंदर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एक कॉलर, आपका स्वागत है, पूछे अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब ऐसे है, हमारी बिटिया है, 25 साल उम्र है उसकी। 25 साल, जी हाँ। तो उसको 5-6 महीने से सूखी खांसी आ रही है, बलगम नहीं आती। अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब डॉक्टरों को कईयों को दिखाया, दवाई भी दी है, वो कह रहे हैं कि कोई एलर्जी है उसको। क्या है? एलर्जी कह रहे हैं, एलर्जी की वजह से आती है। अच्छा तो डॉक्टर साहब उसका क्या इलाज क्या करवाना चाहिए हमें? जी सबसे पहले आपने इसका एक ब्लड टेस्ट करवाएं बच्ची का। ब्लड टेस्ट में आपके अगर इओसिनोफिल काउंट्स अगर बढ़े हुए हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये एलर्जी के कारण ही आपके बेटी को इसके कारण खांसी आ रही हो। बट कभी कभी क्या होता है कि खांसी काफी दिनों तक रहती है और बलगम नहीं आता है। इस समय एक आप किसी अस्पताल में जाने का तो आपको इंड्यूस स्पुटम कराते हैं, मतलब कुछ भाप देके आपके अंदर जो जमा हुआ जो स्पुटम है या फिर बलगम है वो निकालते हैं और उस बलगम की जांच कराते हैं और इसमें हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस आ जाए। फिलहाल जो जरूरत है आपकी बच्ची के लिए वो आप एक ब्लड टेस्ट कराएं, उसमें इओसिनोफिल कराएं, एक चेस्ट एक्सरे करवाएं और इसको ले जाके आप डॉक्टर से मिलें। हो सकता है कि ये सिर्फ वापस एलर्जी हो या फिर हो सकता है इंड्यूस स्पुटम कराने के बाद ट्यूबरकुलोसिस आ जाए। जी सो नीलम जुड़ रही है हमारे साथ, एक कॉलर। नीलम आपका स्वागत है शो में, रखे अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ नीलम जी नमस्कार डॉक्टर साहब। बोलिए नीलम जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने टेस्ट करवाया था यही कैथल में, तो एक्सरे में मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आपको टीबी की प्रॉब्लम लग रही है। अच्छा, और वापस आपका बलगम का जांच? हाँ जी मैंने बलगम भी टेस्ट करवाया सर और ब्लड सैंपल भी दिया था लैब में टेस्ट करने के लिए। तो उसमें क्या है? बलगम में और ब्लड में सर कुछ आया नहीं है, वो नॉर्मल थी रिपोर्ट है। अच्छा, आपका चेस्ट एक्सरे में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको टीबी के फाइंडिंग है। हाँ जी, तो एक्सरे में डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ बलगम जमा हुआ आपकी छाती में। जी हाँ। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टीबी नहीं है। और मेरे को छाती में काफी पेन रहती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अच्छा। और हर समय मतलब गले में खारिश और मतलब पतला पतला बलगम आने की प्रॉब्लम रहती है। देखिए जैसा हम कहते हैं कि 3 से ज्यादा अगर हफ्ते तक अगर खांसी रहे तो ट्यूबरकुलोसिस हो, बट हर खांसी ट्यूबरकुलोसिस नहीं होती है। जैसा आप बता रहे हैं कि आपको किसी किसी समय ही बस ज्यादा खांसी रहती है, साथ में थोड़ा सा बलगम आता है। तो जब बलगम आए तो इसका आपको फिलहाल बलगम नहीं आ रहा है, इसके लिए आप जैसे मैंने बताया सरकारी अस्पताल या डॉट सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट में या मेडिकल कॉलेज में डॉट सेंटर बने हुए हैं, वहां पर जाके आप इंड्यूस स्पुटम मतलब आपको भाप देते हैं और आपकी जो छाती में जमी हुई बलगम है उसको निकलवाते हैं और उस बलगम की जांच कराते हैं। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तब आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, बट फिलहाल आप एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक अपने सरकार डॉक्टर के सलाह से लें। हो सकता है कि आपको एंटीबायोटिक लेने से ही आपकी ये खांसी ठीक हो जी। ये लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल और जहन में आता है कि बलगम की जांच कराई जाती है तो उसमें कहा जाता है कि नेगेटिव है, जब एक्सरे होता है तो उसमें कहा जाता है कि सिम्टम नजर आ रहे हैं। जब इस तरह का भ्रम पैदा होता है तो फिर ऐसे में आदमी क्या करे? जी आजकल जो न्यूअर मेथड्स डायग्नोसिस के काफी सामने आ चुके हैं। इसमें प्रमुख जो है वो है मॉलिक्यूलर मेथड्स। होता क्या है कि बलगम की जांच सिर्फ 70% केसेस में ही सिर्फ पॉजिटिव आते हैं और वो भी तब आता है जब इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की संख्या हमारे बलगम में 10,000 पर ml से ज्यादा हो।
काफ़ी सारे मरीज हमें ये कहते हैं या फिर उनकी जो रिपोर्ट्स है वो नेगेटिव आ जाती हैं, और तब डॉक्टर जो है इसके लिए छाती का एक्सरे कराता है। तो ये समझने की बात है कि बलगम का जांच अगर नेगेटिव आ जाए या छाती का एक्सरे जो है उसमें पॉजिटिव फाइंडिंग्स, ट्यूबरक्लोसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा उसमें फाइंडिंग्स रहे हैं, तो इसके लिए आजकल जो न्यू मेथड्स आए हैं मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, इसमें कि पीसीआर प्रमुख हैं, वो करवाया जाता है। आजकल लाइन प्रोब ऐसे जीन एक्सपर्ट WHO जो है ये संस्था हमारे विदेश में उपलब्ध करा चुकी है और इससे भी इसकी जांच कराई सकती है। पर ये जरूरी है जानना कि पीसीआर और जो लाइन प्रोब ऐसे हैं एक्सपर्ट है, ये सब हर जगह मौजूद नहीं होते हैं। तो आपको बस अपने डॉट सेंटर में जाके फिलहाल एक इंड्यूस पुटम करा के इसकी जांच करानी चाहिए। कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुलाब सिंह, आपका स्वागत है, पूछे अपना सवाल। हाँ जी सर। जी हाँ जी। मेरे को ये गले में खिचखिचती रहती है और हल्का बलगम आता है। जी हाँ। जब मैं सोचते समय खांसी होती है। जी हाँ। मतलब 1-2 मिनट तक। जी हाँ। हाँ जी। तो आपको 1-2 मिनट तक जो खांसी होती है, बलगम आता है, देखिए आप क्योंकि भारत में जैसे मैं बता रहा हूं कि ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप जहां भी रहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर नोडल सेंटर में, हर छोटे से जगह में भी सरकारी अस्पताल है जहां पर डॉट सेंटर में ये जो जांच है ये मुफ्त कराई जाती है। सरकार के द्वारा डॉट्स के अंतर्गत जो ये जांच है ये बिल्कुल मुफ्त कराई जाती है। आप अपनी बलगम की जांच करा लें, हो सकता है कि ऐसा पॉजिटिव आ जाए, अगर ना आए तो एक रेगुलर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक आप अपनी डॉक्टर सरकार से ले और शायद आपको इसकी उपचार हो जाए। जांच मुफ्त है, इलाज मुफ्त है, दवा मुफ्त है, बस आपको थोड़ा अपने शरीर के प्रति सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अपनी सेहत के प्रति ध्यान रखते हैं तो फिर आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं, और यही हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये खड़ा होता है कि जैसे ये बीमारी है और हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में इस बीमारी को लेकर डर ज्यादा है, और ऐसे में जब डर बढ़ जाता है तो उसके जो लोग हैं या घर के लोग हैं वो भी कन्नी काटते हैं। इसको आप किस तरह समझाना चाहेंगे? जी, ट्यूबरकुलोसिस जो है ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले मैं ये बताना चाहूंगा क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस जो है ये छुआछूत की बीमारी बिल्कुल नहीं है। जी। इसको ना छूने से या फिर किसी जो ग्रस्त व्यक्ति के हाथ मिलाने से या फिर सेम बर्तन, एक ही बर्तन में खाने से ये ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता है। जी। होता है कि ट्यूबरकुलोसिस ग्रस्त व्यक्ति अगर दवाइयां ना ले रहे हो, शुरुआती में अगर उसने 2 महीने तक अगर दवाइयां ढंग तरह से ले ली तो वो व्यक्ति भी दूसरे को ट्यूबरकुलोसिस नहीं फैला सकता है। ये भी ध्यान देने की बात है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपके परिवार में अगर किसी को खांसी है उसकी जांच करवाएं। अगर उसमें बलगम की जांच में पॉजिटिव आए तुरंत ही उसकी ट्रीटमेंट शुरू कराएं डॉट्स के अंतर्गत। 2 महीने में वो जो व्यक्ति है वो किसी और को संक्रमित नहीं कर पाएगा, इसीलिए तुरंत ही इसकी जांच और उपचार शुरू कराएं। साथ में जो दूसरे लोग हैं ये बिल्कुल जान के रखें कि उनके पास में उनके हाथ मिलाने से या फिर उनके साथ उनके एक ही बर्तन में खाने से ट्यूबरकुलोसिस नहीं फैलता है। ये बिल्कुल ही छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये गलत धारणा है जो सोसाइटी में फैली हुई है, इसको आप भी दूर फैलाएं और दूसरों को भी बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर प्रवीण दे रहे हैं। छुआछूत की बीमारी नहीं है, और जिसको ये बीमारी है उसको आपके स्नेह की जरूरत है। आप उसका ख्याल रखें ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो और किसी और को भी खतरा ना हो। हिमांशु एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है हिमांशु, पूछिए अपना सवाल। हिमांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हिमांशु तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज एक कॉलर जुड़ गए हैं। मनोज, पूछे अपना सवाल। मनोज, अपना सवाल पूछे। हेलो जी हाँ मनोज, बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी हाँ नमस्कार। ये लड़का है एक मेरा 17 साल का है, उसको 5 साल पहले टीबी हुई थी। जी हाँ, कितने उम्र में हुई थी? 5 साल पहले, 12 साल की उम्र थी लगभग। उसको 21 दिन लगातार बुखार आया था, उसके बाद टीबी घोषित करी थी डॉक्टर ने। अच्छा, ये किस जगह की, फेफड़ों की टीबी हुई थी या फिर बाहर की टीबी हुई थी? ये तो मालूम नहीं जी, मतलब बुखार में टीबी हुई थी इसको। अच्छा, जी हाँ। और उसके बाद अब बुखार आने लगा इसको। अच्छा, वापस बुखार आने लगा। 10-15 दिन में बुखार हो गया है। जी हाँ। अभी इसके पहले आपके बच्चे को कुछ और दूसरी बीमारी हुई थी क्या? ना, और बीमारी तो नहीं हुई है। अभी इसको वापस खांसी भी आ रहा है? हाँ, खांसी आ रहा है, बलगम नहीं आ रहा, खांसी में अंदर ही अंदर दस्तक सी रहे है। और अभी इस बीमारी को आपको अभी के दौर में कितने दिन हो गए हैं? ये हो गए जी करीब 20-22 दिन तो हो गई। 20-22 दिन की अगर खांसी है, 3-4 बार बुखार आ लिया इसको। जी 20-22 दिन की अगर खांसी है और अगर आपको 3-4 बार बुखार आ गया है, इस लक्षण को थोड़ा आप एहतियात बरतें और तुरंत ही आप निकटतम अस्पताल में जाके टीबी की जांच कराएं, एक्सरे करवाएं और बलगम की जांच कराएं। और इसे कड़ में भी दर्द रहने लग गया अब। जी जरूर, फिर से बताइए। ठीक है, थैंक यू। जी, मुन्नी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल।
मुनीराम हमारे साथ हैं, अपना सवाल पूछें। और हिमांशु एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आप पूछे अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार हिमांशु जी, बताइए। डॉक्टर साहब नमस्कार सर। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली मेरे को पिछले साल बुखार आया था, तो मैंने सारे लैब टेस्ट कराए थे, उन्होंने कुछ बताया नहीं मेरे को ऐसा सर। तो फिर MRI कराया सर, उसमें मेरे को टीबी बताया। 1 साल से मैं दवाई ले रहा हूँ। तो आपको हड्डी की MRI कराई थी आपने? हाँ, रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में, मणके में, स्पाइन में आपको टीबी हुआ था? जी हाँ। तो आपने दवाई लेनी शुरू कर दी है? हाँ, दवाई तो लेने चालू कर दी है, लेकिन ना गर्दन मुड़ नहीं रही है। पहले मतलब कुछ आराम आया है। जी हाँ। आपको अभी कितने महीने हो गए दवाई लेते हुए? सर मेरे को 10 महीने हो गए सर। 10 महीने आपको दवाइयाँ लेते हुए हो गए हैं? हाँ जी। जी लक्ष्मण जी, हो सकता है कि आपकी अभी ट्यूबरकुलोसिस की जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो ढंग से काम नहीं कर रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कभी कभार आपको ज्यादा महीनों तक, मतलब कभी कभी तक 24 महीनों तक भी लगातार ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयां लेनी पड़ सकती है। आप थोड़ा सा और इसमें आप और मेहनत करें और दवाइयां आप संग में लेती रहें। हो सकता है कि आपको 15 महीने बाद इसके असर पड़े, बट ट्यूबरकुलोसिस की दवाई बिल्कुल भी ना छोड़ें। बीच में छोड़ने के बाद इसके असर और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का खतरा काफी बढ़ सकता है। इसीलिए आप दवाइयां आप लेते रहें, अपने डॉक्टर की सलाह लेते रहें। कभी कभार टीबी की दवाइयों की असर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप इसके लिए थोड़ा सा और दवाइयां लेते रहें। और हम दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि जब भी फोन करें अपने टीवी सेट की आवाज कम रखें या उससे दूर रहें, तभी हम आपकी बात को साफ साफ सुन पाएंगे। इस बीच राजकुमार हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। राजकुमार, पूछे अपना सवाल। राजकुमार, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। सर मेरे पिछले महीने ही टीवी डॉक्टर ने पॉजिटिव बताई है। वो पानी वाली टीवी बताई, उन्होंने पानी भी निकाला था। तो पेट में पानी जम गया था आपको? हाँ जी हाँ, पेट में पानी था, तो उन्होंने 2 बार पानी निकाला। जी हाँ। और अब उन्होंने यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू कर दिया डॉट्स वाला। जी हाँ। तो सर मेरे को ये पूछना है कि दिन ब दिन दवाई तो शुरू कर दी, लेकिन मेरा वेट घटता जा रहा है और भूख बहुत कम लगती है। जी, ये आपका जो है प्रमुख, ये पहले के ट्यूबरकुलोसिस के कारण ही आपको ये हो रहा है। फिलहाल आपको सिर्फ 1 ही महीना हुआ है दवाई लेते हुए। हाँ, 22 तारीख से स्टार्ट की थी जी, लास्ट मंथ 22 तारीख से। जी, तो कोई बात नहीं, इसमें आप ट्यूबरकुलोसिस की दवाई बिल्कुल जारी रखें। 2 महीने बाद या 3 महीने बाद वापस आपकी एक ये जांच होगी और उसमें जो है वापस डॉक्टर देखेगा कि इसमें ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दवाइयां आप लेते रहें। कभी कभार 2-3 महीनों बाद इसकी जो असर आते हैं, शुरुआती दौर में आपको 2 महीने बाद थोड़ा असर आ जाता है। फिलहाल आपको 1 महीना हुआ है, आप 2 महीने और दवाइयां 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ मेरे ख्याल से। 22 तारीख को दवाई शुरू की, तो 15 दिन हुए हैं। तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और हिम्मत कीजिए, हिम्मत करिए। ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयां, मेरी गुजारिश है, बीच में ना छोड़ेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा खतरनाक बीमारी हो सकती है। जी, तो बीमारी बढ़ सकती है। दवाई ना छोड़ें और घबराएं ना, दवाई लेना आप जारी रखें। जल्द ही आपको बेहतर नतीजे नजर आएंगे। इसी बीच अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ रही है शालू। आपका स्वागत है शालू, पूछे अपना सवाल। हेलो सर। जी हेलो। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने 4 महीने पहले अपने टीवी का टेस्ट करवाया था। जी हाँ। तो उसमें मुझे पता चला कि मेरे बच्चेदानी में टीवी बताई गई है। जी हाँ। तो मुझे 4 महीने जैसे रेगुलर दवाई लेते हुए हो गए हैं। जी हाँ। लेकिन मैंने अभी 3 महीने कंप्लीट होने के बाद अपना टेस्ट करवाया था। जी हाँ। और उसमें मेरा फिर से पॉजिटिव ही आया टेस्ट। अच्छा, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि मैं लगातार 3 मंथ से दवाई ले रही हूँ? जी ऐसा है कि आजकल जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये काफ़ी रेजिस्टेंट हो गया है। मतलब जो पहली जो लाइन की जो ड्रग्स है उससे ये कामगार नहीं होते हैं। तो इसमें आप 3 महीने तक आपने लिया है, कभी कभार ये 3 महीने को बढ़ा के हम 5 महीने तक शुरुआती दौर में 4 दवाइयां देते हैं और 5 महीने बाद वापस इसकी जांच कराते हैं और उस समय 70% लोगों में ये नेगेटिव हो जाता है। तो आप उस समय तक बिल्कुल धीरज रखें, दवाइयां लेते रहें। जरूरी नहीं है इसकी सब लोगों में 3 महीने बाद वो नेगेटिव हो जाए, खासकर क्योंकि आपको बच्चेदानी की प्रॉब्लम है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा आपको एहतियात रखना चाहिए इसमें, क्योंकि बच्चेदानी की जो है ये प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकती है। तो आप एहतियात रखें और अपनी दवाइयां साथ में लेते रहें। 3 महीने में नेगेटिव नहीं आया, 5 महीने में जरूर आएगा। जी, 5 महीने में जरूर आएगा, उम्मीद रखें और दवाई लगातार लेते हैं। डॉक्टर साहब, जो हम अब तक चर्चा कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन की हम बात कर रहे हैं, MDR का भी जिक्र हो रहा है, इसके बारे में आप दर्शकों को समझाइए। जी, आजकल जो MDR मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट लाइन में जो है 4 प्रमुख दवाइयां हैं, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथैम्ब्यूटॉल। जो पहली दवाइयां जो मैंने ली, आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन, इन दोनों का दवाई अगर काम ना करे किसी भी मनुष्य में या मरीज में, तो उसको हम लेबल करते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। और ऐसे केसेस में सेकंड लाइन ड्रग्स जो हैं वो शुरुआत में हम शुरुआत इसकी कर देते हैं।
पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस की जो सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ये प्रॉब्लम ये है कि जो दवाइयाँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स प्रमुख मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग्स से ज़्यादा होती हैं। इसीलिए आप ज़रूरी है कि हर व्यक्ति या हर मरीज जो कि ट्यूबरकुलोसिस से ग्रस्त है वो अपनी दवाइयाँ सही समय पे ले और पूरा कोर्स ले, ताकि उसको ज़रूरत ही ना पड़े कि उसको सेकेंड लाइन ड्रग लेना पड़े। जी, ज़रूरत ही ना पड़े कि उसको सेकेंड लाइन ड्रग लेना पड़े, और इसलिए आप अपना ध्यान रखें। इस बीच आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, पूछे अपना सवाल। हेलो जी हाँ आकाश जी बताइए। हेलो आकाश जी बताइए। हेलो जी आकाश, अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए, तभी आपकी बात हम तक हेलो। पहुंच पाएगी। हेलो जी हाँ आकाश जी बताइए। चलिए, इस बीच आशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशु, आपका स्वागत है शो में, पूछे अपना सवाल। डॉक्टर साहब, एक मेरे रिलेटिव है, उनको टीवी थी जी। जी हाँ जी, तो डॉक्टर साहब वो ना दवाई नहीं ठीक ले पा रहे, मतलब वो जो अल्कोहल का ज्यादा प्रयोग करते हैं, इसके बावजूद भी होने के बावजूद भी, तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई है उसमें अल्कोहल को कम करे उसके हो? जी, अल्कोहल का प्रयोग या फिर अगर धूम्रपान का प्रयोग से ट्यूबरकुलोसिस बढ़ जाता है, या फिर किसी अगर नॉर्मल व्यक्ति में, क्योंकि जैसे मैंने बताया था शुरुआती में, हर एक मनुष्य, भारत का हर एक मनुष्य में ट्यूबरकुलोसिस जो है वो माइक्रोबायटल ट्यूबरकुलोसिस अंदर जा चुका है। बट इम्यूनिटी स्टेटस से पता चलता है कि किस मरीज को ट्यूबरकुलोसिस होगा और किसको नहीं होगा। जैसा आप बता रहे हैं कि आपके जो सदस्य हैं वो अल्कोहल लेते हैं, या बहुत लोग ऐसे हैं जो कि धूम्रपान करते हैं, ऐसे लोगों में इम्यूनिटी स्टेटस बहुत ही कम हो जाती है और उनमें ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, अल्कोहल कम करने की कोई दवाई नहीं है, जरूरी है कि आप उनका साथ दें, आप उनको समझाएं कि ये उनके लिए खतरनाक है, उनके परिवार के सदस्य के लिए खतरनाक है। आप अल्कोहल का प्रयोग बिल्कुल बंद करें, क्योंकि इससे ट्यूबरकुलोसिस और ज्यादा खतरनाक रूप में पहुंचती है। ये सिर्फ फेफड़ों में सीमित नहीं होकर बाकी जगह भी हो जाती है। और ये डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, खतरा बढ़ जाता है, लेकिन जिनको ऑलरेडी है, जैसा कि बता रहे हैं, उसके बाद वो अल्कोहल ले रहे हैं, तो ना सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं बल्कि परिवार के और लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। जी हाँ, अगर आपके परिवार में अगर कोई भी 6 साल का छोटा बच्चा हो, तब तो आप बिल्कुल ही सतर्क हो जाएं। छोटे बच्चे को इससे आप बिल्कुल बचा के रखें। धूम्रपान और अल्कोहल का प्रयोग जब आप ट्यूबरकुलोसिस से ग्रस्त हैं या यूं ही, आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल कमजोर होती है। और भारत के देश में जहां ट्यूबरकुलोसिस इतना ज्यादा हो चुका है, ट्यूबरकुलोसिस खतरा आपको बहुत ज्यादा है। जी, तो डॉक्टर साहब, क्योंकि हम इस प्रोग्राम को बिल्कुल खत्म करने के नजदीक पहुंच गए हैं, तो ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन से कुछ मुख्य बिंदु जो सीधा समझ आए कि आप ऐसा करिए तो आप बच सकते हैं। जी, ट्यूबरकुलोसिस का सबसे पहले मैं बताऊंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन मतलब आप जो है दूसरे के जो कोई खांस रहा है उसको आप बोले कि आप अपने मुख के सामने एक रुमाल रख लें। दूसरी बात, ट्यूबरकुलोसिस छुआछूत की बीमारी नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस का जो इलाज है वो डॉट से बिल्कुल आराम से हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस से डरे नहीं, इसकी दवाइयां लें, नियमित रूप से लें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एम्स एजेंट डॉक्टर हमारे साथ, आप यहाँ पर आए, आपने लोगों की समस्याओं का समाधान किया, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी, महत्वपूर्ण चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा आपकी सेहत को लेकर हमेशा सजग है और हर बार हम इस तरह के प्रोग्राम लाते रहेंगे ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।